हेलो बच्चों, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 13 ऑफ क्लास 11th फिज़िक्स। लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे अबाउट द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें से हमने 3 यूजेस लिस्ट आउट किए थे। उसमें से फर्स्ट यूज़ दैट इज़ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी फिजिकल रिलेशन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस और यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये हम कर चुके हैं। आज इसका जो सेकंड यूज़ है दैट इज़ the conversion of one system of units into another system of units, इसको आज हम स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये समझें कि इसका मीनिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम। फिर आते हैं स्टेप्स पे, हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, किस तरह से अगर हमें न्यूमेरिकल दिया जाता है तो कैसे सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है, हमने डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स क्या पढ़े हैं यूनिट्स के, दैट इज़ एसआई सिस्टम, एक हमने पढ़ा है सीजीएस सिस्टम, हमने पढ़ा है एमकेएस सिस्टम, हमने पढ़ा है एफपीएस सिस्टम। ये डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स के सिस्टम थे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इनमें से हमें किसी भी सिस्टम में कोई किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू गिवन होगी, हमें उससे किसी और सिस्टम में वैल्यू को कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूं कि केजी को ग्राम में कन्वर्ट करिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एसआई यूनिट से सीजीएस सिस्टम में यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यही जो कन्वर्जन है एक टाइप की यूनिट से दूसरे टाइप की यूनिट में क्वांटिटी को लेके आना, ये हम पढ़ने वाले हैं इन दिस टॉपिक, दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें हम डायमेंशनल एनालिसिस का कैसे यूज़ करेंगे वो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के सिस्टम अवेलेबल हैं। इनमें से किसी भी सिस्टम में वैल्यू गिवन होगी, हमसे किसी और सिस्टम में वो वैल्यू कन्वर्ट करने के लिए पूछेगा यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। सो लेट अस स्टार्ट हाउ टू प्रोसीड। Let x इक्वल टू, या लेट पहले ऐसे लिखें, लेट एनी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड एज, हमें पता है इन जनरल हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू एन इंटू यू। यहाँ पर आप लिखना जरूरी है x क्या है, n क्या है, u क्या है। तो हर चीज़ को प्रॉपरली आप लिखें, वेयर x इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, अभी एग्जाम्पल भी दूंगा आपको समझ आ जाएगा। वेयर x इज एनी फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट n इज नंबर और न्यूमेरिक वैल्यू दैट क्वांटिटी, एंड व्हाट इज u? u इज यूनिट ऑफ दैट physical quantity which is expressed, उसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, which is expressed in terms of m, l and t। एग्जाम्पल समझें। फॉर एग्जाम्पल if I say mass इज इक्वल टू 5 kg, कंपेयर करें जरा इसके साथ। x हमने क्या बोला, x क्या है, एनी फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पर x की जगह पर है मास। वी नो मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी। सो x की जगह पर मास, n की जगह पर न्यूमेरिक वैल्यू और नंबर ऑफ दैट क्वांटिटी। सो n, व्हाट इज n हेयर, n इज 5। व्हाट इज u?
U क्या है, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ml एंड t। सो यहाँ पर U की जगह पे है kg, मास की यूनिट क्या है kg। दिस kg कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, दिस kg कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, क्या मैं इस kg को, जो मास की यूनिट है kg, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ml0 T0। तो हमने यही लिखा था कि यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ml एंड t। हमने इस kg को ml और t की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। किसी को कन्फ्यूज़न की इसे हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, वी नो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास, दैट इज ml0 t0। सो दिस इज हाउ वी राइट अ फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से समझे मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ, कंपेयर करेंगे बहुत आराम से। पहले यहाँ पे देखें मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट n1 इज numeric value of physical quantity in one system of units let m1, l1, t1 are the fundamental units in one system of units, let A, B, C are the dimensions of, या dimensions लिखें, या dimensions और powers of mass, length and time. Then any physical quantity x can be represented as, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले लिखें n, दैट इज न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू हमने क्या अज्यूम की है, दैट इज n1 के साथ यूनिट, जैसे यहाँ पे kg था वैसे यूनिट, और यूनिट को किस फॉर्म में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। सो जैसे यहाँ पर kg को अगर मैं लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, हाउ वी हैव रिटन एज m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। सो एनी फिजिकल क्वांटिटी जिसका हमें अभी पावर का नहीं पता है, हमें ABC अज्यूम की है, हम ऐसे लिख सकते हैं m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। नाउ कमिंग टू द सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कहाँ पे लिखें, आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा, हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे लिखते हैं। सो आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, फिर अभी हम कंपैरिजन करेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ऐसे ही अज्यूम करें अब, लेट n2 is numeric value of physical quantity in another system of units, similarly let m2, l2, t2 are the fundamental units in another system of units, and A, B, C are the powers of mass, length and time. Then any physical quantity x can be represented as n2, जैसे हमने पीछे लिखा था m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। सो इतना लिखना हमने अभी तक सीखा है।
अब ज़रा इस एग्ज़ाम्पल पर गौर करें। मैं इस एग्ज़ाम्पल को यहाँ पे दोबारा आपको समझाता हूँ, फिर कंपैरिजन करना हम सीखेंगे। मान लेते हैं ये जो इक्वेशन थी, लेट दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। जैसे अभी मैंने लिखा मास इज़ इक्वल टू 5 kg, और हम बोल सकते हैं 5000 ग्राम के इक्वल। ये यूनिट थी SI यूनिट में, ये है CGS सिस्टम में। तो अगर आप कंपेयर करें, दिस मास इज़ x, दिस 5 इज़ N1, व्हाट इज़ दिस kg, दिस इज़ U1, व्हाट इज़ दिस 5000, दिस इज़ N2, व्हाट इज़ दिस ग्राम, दिस इज़ U2। सो वी कैन राइट दैट x इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो आपने ये इक्वेशन बहुत जगह देखी होगी, दैट इज़ N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो इस इक्वेशन का मतलब यही है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 5 kg किसके इक्वल है, 5000 ग्राम के। अगर आप कंपेयर करें इस इक्वेशन के साथ x इक्वल टू NU, N1 की जगह पर है 5, U1 की जगह पर kg, 5000 किसके इक्वल है, N2, ग्राम की जगह पर U2। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 इक्वेटिंग, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 हमें क्या मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1 में आप देखें तो x की वैल्यू है N1 इंटू M1 की पावर a, L1 की पावर b, T1 की पावर c। सो N1 M1 की पावर a, L1 की पावर b, T1 की पावर c इज इक्वल टू N2 U2, N2 U2, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, दोनों को इक्वेट करेंगे। सो इट विल बिकम N2 M2 की पावर a, L2 की पावर b, T2 की पावर c। सो इरेजिंग इक्वेशन नंबर 1। अब हमें इसे सॉल्व करना है। फ्रॉम हेयर दिस इम्प्लाइज, अगर मैं N2 की वैल्यू निकालूं, इट विल बिकम N1 इंटू M1 की पावर a, L1 की पावर b, T1 की पावर c डिवाइड बाय M2 की पावर a, L2 की पावर b, T2 की पावर c। इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करके लिखूं, इट विल बिकम N1 इंटू M1 अपॉन M2 की होल पावर a। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, M1 को अलग कर दिया, L1 को अलग, T1 को अलग, तो M1 अपॉन M2 की होल पावर a। सिमिलरली L1 अपॉन L2 की होल पावर b, T1 अपॉन T2 की whole power c। So this is how can we find the value of N2। So this is numerical, we have asked that convert 10 joule into erg using dimensional analysis। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जूल किसकी यूनिट है, अर्ग किस चीज़ की यूनिट है, और ये जो जूल है ये SI यूनिट है, या जो हमने अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिखे थे उनमें से किस सिस्टम में ये यूनिट है। तो सबसे पहले तो यही चीज़ आपको मेंशन करनी है। तो प्रॉपर स्टेप वाइज कैसे क्वेश्चन करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे दैट जूल किसकी यूनिट है, जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क इन SI system। Joule is the unit of work in SI system and dimensional formula of work is जिसे नहीं पता वो ड्राइव करें, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज ML2T-2। फ्रॉम हेयर we can write the value of A, the value of B and the value of C। what is A? A होता है जो M की पावर होती है। M की पावर कितनी है यहाँ पर, that is 1।
B क्या होता है, जो L की पावर होती है, L की पावर कितनी है, दैट इज़ 2। C क्या होता है, जो T की पावर है, T की पावर कितनी है, दैट इज़ -2। तो हमें सबसे पहले ये पता चल गया दैट जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क इन SI सिस्टम। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क हमें आता था, वहाँ से हमने ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम क्या चाहते हैं, साथ में आप ये भी लिखें, हमें पता होना चाहिए दैट अर्ग इज द यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम। अर्ग क्या है, वर्क की यूनिट है, लेकिन कौन से सिस्टम में, CGS सिस्टम में। तो हम क्या करने वाले हैं, SI सिस्टम से CGS सिस्टम में यूनिट्स का कन्वर्जन करने वाले हैं। तो आप इस साइड लिखेंगे SI सिस्टम, इस साइड आप लिखेंगे CGS सिस्टम। ये प्रॉपर मैं स्टेप्स बता रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। तो इस साइड हमने लिखा SI सिस्टम, दूसरी साइड आप लिखें CGS सिस्टम। SI सिस्टम में N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू क्या होगी, जो गिवन है दैट इज 10। हमें चाहिए होगी M1, L1 और T1 की वैल्यू। अगर फॉर्मूला आप देखें, हमें क्या क्या चाहिए, एक तो N1 पता होना चाहिए N2 निकालने के लिए, ABC पता होना चाहिए, M1 पता होना चाहिए, M2, L1, L2, T1, T2, ये सारी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो वो हम सारी यहाँ पे लिखेंगे। SI सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है, दैट इज kg। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ इन SI सिस्टम, दैट इज मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम इन SI सिस्टम, दैट इज सेकेंड। तो आप साथ में लिखें 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड। इन CGS सिस्टम N2 हमें फाइंड करना है, N2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, M2 हमें चाहिए, L2 की वैल्यू हमें चाहिए, T2 की वैल्यू हमें चाहिए। सो CGS सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है, दैट इज़ ग्राम, 1 ग्राम। लेंथ की यूनिट दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। टाइम की यूनिट दैट इज़ 1 सेकेंड। प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग इज़ ओनली S। सो SEC भी ना लिखें, मैंने आपको बताया था यूनिट्स को हम कैसे लिखते हैं, ओनली S। हमें सारी वैल्यू मिल गई, हमें सारी वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी हैं। अब आप इस फॉर्मूला में डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट करें। सो वी विल गेट N2 इज इक्वल टू N1। N1 की जगह पर है हमारे पास 10, M1 की जगह पर है 1 kg अपॉन M2 की जगह पर है 1 ग्राम की पावर A की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 1। L1 अपॉन L2, L1 है 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, B की वैल्यू है 2। एंड T1 अपॉन T2 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू पावर -2, दैट इज़ C। सॉल्व करें, kg को ग्राम में कन्वर्ट करें, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। इट विल बिकम 10 इंटू 1 kg कितने ग्राम की इक्वल होता है, दैट इज़ 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है, दैट इज़ 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। सेकंड से सेकंड कैंसल एंड 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा आंसर। सो इसे सॉल्व कर लें, इट विल बिकम, आगे लिखता हूँ, इट विल बिकम, यहाँ पे सॉल्व करें, 10 N2 इज इक्वल टू, ये 10 ऐसे ही लिखा, यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसल। 1000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज़ 10 रेज टू पावर 3। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल। 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। सो इट विल बिकम N2 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 3, 10 का स्क्वायर इंटू 10, बेस सेम पावरें ऐड होंगी, 3 + 2 5 + 1 6। सो N2 इज इक्वल टू 6। This implies 10, this implies we know
N1U1 इज इक्वल टू N2U2। दिस इम्प्लाइज N1 था 10 जूल, N2 की वैल्यू आई 10⁶ हमसे पूछा था अर्ग में। सो 10 जूल कितने अर्ग के इक्वल होता है? इफ इट इज़ नॉट विजिबल, आई थिंक अब आपको विजिबल होगा। सो 10 जूल कितने अर्ग के इक्वल होता है? दैट इज 10⁶ अर्ग। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? ओके, सो एक बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्या आना था? दैट इज स्क्वायर। चेक करें, यहाँ पे आएगा स्क्वायर, इट विल बिकम 10⁴। सो इट विल बिकम 10⁸। चेक कर लेना ज़रा। यहाँ पे हम स्क्वायर था वो हम यहाँ पे लिखना भूल गए, तो उसकी वजह से थोड़ी सी जो वैल्यू में कैलकुलेशन में गलती हुई थी, इसको करेक्ट कर लेना। इट इज़ 10⁸ अर्ग। तो ये प्रॉपर स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। चाहे तो एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पे और सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो एक और बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। मिटा देते हैं इसको। कन्वर्ट वेलोसिटी ऑफ (36 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो वही लिखें। सबसे पहले हमें दिया है वेलोसिटी, तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी नोन है, क्या है? दैट इज वेलोसिटी। सो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जिसे नहीं पता वो डिराइव कर ले। m⁻0 L t-1। तो यहाँ से फ्रॉम हेयर राइट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। फ्रॉम हेयर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -1। यहाँ से हम लिख सकते हैं सिस्टम 1, सिस्टम 2, सो इन सिस्टम 1 N1 की वैल्यू कितनी गिवन है? दैट इज 36। राइट द वैल्यू ऑफ M1। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? तो आप मास की यूनिट किलोमीटर दिया है, तो यहाँ पे आप लिखें kg, 1 kg। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ? दैट इज कितनी दी है लेंथ की यूनिट? किलोमीटर में। सो इट इज़ 1 किलोमीटर। टाइम की यूनिट आर में दी है, सो राइट 1 आवर। इन सिस्टम नंबर 2 N2 हमें फाइंड करना है। M2 मास की वैल्यू आप चाहे ग्राम में लें, चाहे आप केजी में ही लिखें, जैसे मर्जी लिखें आप। तो मीटर पर सेकंड SI यूनिट है, हमें पता है SI यूनिट ऑफ मास इज केजी, तो केजी में ही रहने दें इसको। लेंथ L2 की वैल्यू किस में निकालनी है हमें? मीटर में। सो 1 मीटर। टाइम की यूनिट दैट इज़ 1 सेकेंड। सो सारी वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ से N2 की वैल्यू विल बी N1 इंटू M1 अपॉन M2, 1 kg अपॉन 1 kg रेज टू पावर a दैट इज़ 0। L1 अपॉन L2, 1 किलोमीटर अपॉन 1 मीटर रेज टू पावर b कितना है यहाँ पे? दैट इज़ 1। T1 अपॉन T2, T1 इज़ 1 आवर अपॉन 1 सेकेंड रेज टू पावर -1। सॉल्व करें, kg से kg कैंसिल, समथिंग रेज टू पावर 0 इज़ ऑलवेज 1। सो 36 इंटू 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है? यानी किलोमीटर को मीटर में चेंज करें, दैट इज़ 1000 मीटर अपॉन 1 मीटर रेज टू पावर 1।
एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, दैट इज़ 3600 सेकंड अपॉन 1 सेकंड। सो इट विल बिकम, अगर आप इसे सॉल्व करें, इट विल बिकम द आंसर आफ्टर सॉल्विंग, इसे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पे जो डायरेक्ट आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज़ ओके। इसकी रेज़ टू पावर -1 भी है, तो ये ध्यान रखें। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ 36 1 2 3 इंटू पावर -1 है, यानी ये नीचे चला जाएगा, दैट इज़ 1/3600, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 36 से दिस, सो इट विल बिकम N2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। Let us check the answer. Okay, this is the answer. So this is how will you solve the question in proper steps. I hope आपको समझ आ गया। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ पूछ लेना। मूविंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज़ to derive the relation between various physical quantities. So this is the third use of dimensional analysis, that is to derive relationship between various physical quantities. तो इसको हम कैसे करते हैं, एक यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल लेके चलता हूँ, न्यूमेरिकल से प्रॉपरली स्टेप वाइज समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम वेरियस फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ पे हम कंसेप्ट क्या यूज़ करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिराइव्ड, रिलेशनशिप between various physical quantities can be derived using principle of homogeneity. एक न्यूमेरिकल लेते हैं, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन इज derive expression for centripetal force acting on particle of mass m, moving with velocity v, in a radius r। क्वेश्चन दिया है, पहले ध्यान से पढ़ें। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ रेडियस r। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ऑन द मास ऑफ पार्टिकल, ऑन द वेलोसिटी विद विच पार्टिकल इज मूविंग, एंड इन व्हाट रेडियस, दैट इज ऑन द रेडियस। सो from here, from question, we can write that this centripetal force depends on mass, velocity and radius. So we can write that force is directly proportional to मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। मास की पावर आप लिख दें a, वेलोसिटी की पावर आप लिख दें b, रेडियस की पावर आप लिख दें c। हमें नहीं पता इन a b c की वैल्यू क्या हो सकती है। हो सकता है a b c की वैल्यू 1 हो सकता है इनकी वैल्यू 0 आए, हो सकता है इनकी वैल्यू -1 आए। हर क्वेश्चन में हम अपनी मर्जी से क्या अज्यूम करेंगे, दैट
द फर्स्ट क्वांटिटी जो भी होगी उसकी पावर ए, सेकंड की पावर बी, थर्ड की पावर सी, ऐसे ही अगर फोर्थ होती तो पावर डी, फिफ्थ होती कोई यहाँ पे क्वांटिटी तो पावर ई, सो ऑन आप लिखते चलें। सो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी साइन। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हमारे पास आता है कांस्टेंट। सो एफ इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह हमारे पास आ गया कांस्टेंट के, एम की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, रेडियस की पावर सी, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच क्वांटिटी रिटन हेयर। सो वी नो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू एम एल टी माइनस 2, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। एक और टर्म है यहाँ पे के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज डायमेंशनलेस। कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशनलेस, इसके कोई डायमेंशन नहीं है, इसके कोई डायमेंशन नहीं है। m इज मास, सो डायमेंशनल फॉर्मूला of mass is equal to m L0 T0, ये भी हमें पता है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, दैट इज m0 L T माइनस 1। नेक्स्ट इज रेडियस, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेडियस, रेडियस क्या है, एक सिंपल लेंथ है। सो m0 L T0। जितनी भी यहाँ पे क्वांटिटीज़ लिखी हैं हर एक का डायमेंशनल फार्मूला हमने यहाँ पे सामने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में इन सारे डायमेंशनल फार्मूला को पुट करेंगे। पुट ऑल डायमेंशनल फार्मूलाज इन इक्वेशन नंबर 1, सारे डायमेंशनल फार्मूलाज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। वी विल गेट F इज इक्वल टू के, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इज m L0 T0 की पावर a। नेक्स्ट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज सॉरी t माइनस 1 रेज टू पावर b। नेक्स्ट इज रेडियस, सो m0 L T0 रेज टू पावर c। सारे डायमेंशनल फार्मूला हमने पुट कर दिए। इस साइड फोर्स का भी पुट करें, दैट इज m L T माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में है m L T माइनस 2 इज इक्वल टू k टाइम m की पावर 1 इंटू a, इट विल बिकम m की पावर a। नेक्स्ट इक्वेशन में अगर आप देखें m की पावर 0 इंटू वी विल बिकम 0, m की पावर 0 इंटू सी विल बिकम 0, सो 0 प्लस 0। नेक्स्ट लेंथ की पावर 0 इंटू ए 0, यहाँ से l की पावर 1 इंटू बी बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी। t की पावर 0 इंटू l की पावर 1 इंटू सी, इट विल बिकम प्लस सी। नेक्स्ट t की पावर 0 माइनस बी प्लस 0। तो ये हमारे पास सिनेरियो बना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ नहीं किया हमने, m की पावर्स को इकट्ठा कर दिया, l की पावर्स को इकट्ठा, t की पावर्स को इकट्ठा, बेस सेम है तो पावरें ऐड होंगी। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या बोलता है कि दोनों साइड m की पावर सेम होनी चाहिए, l की पावर सेम होनी चाहिए, t की पावर सेम होनी चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज, इस साइड m की पावर है 1, दिस इम्प्लाइज 1 शुड बी इक्वल टू a प्लस 0, दैट इज a की वैल्यू मिल गई 1। l की पावर दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, सो 1 इज इक्वल टू b प्लस c। t की पावर दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, सो -2 इज इक्वल टू t की पावर -b, दैट इज -b। यहाँ से हमें मिल गया b इज इक्वल टू 2।
इस b की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, दिस इम्प्लाइज वी विल गेट 1 इज इक्वल टू 2 प्लस सी एंड फ्रॉम हेयर c इज इक्वल टू -1। हमें मिल गया a की पावर b की पावर c की a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ए बी सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें और हमारे पास आंसर आ गया। दैट इज, अगर इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करूं, ये थी इक्वेशन नंबर 1, वी विल गेट f इज इक्वल टू k m की पावर a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 1, v की पावर b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 2, r की पावर c, दैट इज -1। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज k m v स्क्वायर अपॉन r। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जब हम आगे स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की यही वैल्यू होती है। तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में इस तरह से रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया। ये आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, बहुत सिंपल है। तो इसी बेस पे मैं आपको होमवर्क में कुछ 2-3 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा, उनको आप सॉल्व करना। किसी में कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ पूछ लेना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक यहाँ पे लेक्चर भी और चैप्टर भी आपका ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर एनालिसिस। तो घरों में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।